हेलो हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी डाइट विद सुनील में। और मैं जो भारतीय भूगोल इंडियन जियोग्राफी जो पढ़ा रहा हूं उसका जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो मेरा टॉपिक चल रहा था उसमें उस टॉपिक का आज ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार यह जो है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पढ़ा दिया हूँ। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरे इस चैनल पर जो आप नए हैं, जो भी व्यूवर्स नए होंगे वो पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे होंगे तो पहले उसको देख लें। उसके बाद अगर जिस वीडियो को देखेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसका इसका जितने भी बेसिक जानकारियां हैं मैं पहले दे चुका हूं। और आज ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं एक आध वीडियो और एक आध पार्ट में इसको समाप्त कर दूंगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे, जैसे कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, जैसे अरावली पर्वत, नीलगिरी पर्वत। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें पर आज हम इसमें चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, इस मानचित्र में हम क्या बताएं हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज उतना पीछे हम नहीं जाएंगे, अगर उतना पीछे हम जाते हैं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लें, उसके बाद इसको समझेंगे तो अच्छा तरीके से समझ में आपको आएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले वाले वीडियो में हम ये एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है, कि मैं बनाया क्या चीज़ हूँ। थोड़ा सा इसमें भी मैं बैक फ्लैश दे देता हूँ। जैसे कि देखिए लाल कलर से मैं जो भी इस पर दिखाया हूँ, रेड कलर से जो देख रहे हैं लाइनिंग, ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार में उपस्थित या स्थित जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, वो पहाड़ हैं, पर्वत हैं। उतने ऊंचे ऊंचे पर्वत नहीं हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के पठार में मौजूद जो भी पहाड़ी हैं उसको रेड कलर से हम दिखाए हैं। और यह जो ब्लू कलर के लाइन वाला दिख रहे हैं ये नदी को दिखाया गया है। ठीक है, और यह जो काला धाबा ये जो देख रहे हैं यह इसमें भी कुछ ऊंचा उठा हुआ पठार है। ठीक है, जैसे दंडकारण्य पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, ये सब है ना। तो इस तरीके से ये पठार है। तो आइए हम आज इसमें मेन चीज क्या देखते हैं उस पर चर्चा करते हैं। यह जो है अरावली पर्वत, मालवा का पठार, और यहाँ यह जो देख रहे हैं आप विंध्यन पर्वत, यहाँ तक मैं इसके बारे में पूरा डिस्कस कर दिया हूँ। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है, यह जो 3 भाग में जो आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये सतपुड़ा की पहाड़ी है। क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ी। ठीक है ना। और मैं पार्ट 2 वाला में मैं ये बताया हूं कि प्रायद्वीपीय भारत के पठार की ढाल की क्या स्थिति है। ठीक है, और ढाल की स्थिति जानना आप लोगों को बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और प्रश्न के अलावे अभी मैं जो इसको पढ़ाऊंगा इसमें ढाल की क्या स्थिति है उसकी आवश्यकता इसमें पड़ती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें कि सतपुड़ा की पहाड़ी, उसके ऊपर में देखिए एक नदी हम दिखाए हैं यहाँ पर, यह जो ब्लू कलर का लाइन है इसके उत्तर में यह जो नदी है वह नर्मदा नदी भ्रंश है। ठीक है, नर्मदा नदी है जो एक भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए इसको नर्मदा नदी भ्रंश घाटी बोलते हैं। और इस सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में एक नदी यहाँ पर जो हम दिखाए हैं इसको बोलते हैं तापी नदी। कौन सी नदी? तापी नदी, जिसको ताप्ती नदी भी कहा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गया तापी नदी, यानी कि सतपुड़ा पहाड़ी जो है उसके उत्तर में आप यहाँ देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी स्थित है और उसके दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी स्थित है। ठीक है, और इस तापी नदी के मुहाने से लेकर के, तापी नदी का मुहाना जो है आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के है जो लाल कलर की जो लाइनें आपको दिख रहा है, यह पश्चिमी घाट पर्वत है। ठीक है ना, क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत। और
इस भाग में पूर्वी तट के साथ साथ यह पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की पठार में जो अभी आज जो शुरुआत कर रहे हैं सतपुड़ा पहाड़ी से, ठीक है ना, सतपुड़ा पहाड़ी। यहाँ आप देख रहे हैं कि सतपुड़ा की पहाड़ी जो है वह दो नदी की भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ी जो है दो नदियों की भ्रंश घाटी के बीच में स्थित है। जैसे कि अभी आप जाने कि उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी और दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या होता है आप जानते होंगे, और नहीं तो मैं थोड़ा सा विशेष इस पर चर्चा थोड़ा सा कर दे रहा हूं। जैसे बीच का धंसा हुआ भाग, ठीक है ना, धरातल का अगर कोई भाग धंसा हुआ है और उसमें अगर कोई नदियां प्रवाहित होती हैं तो उसे बोलते हैं क्या, भ्रंश घाटी, नदी भ्रंश घाटी, ठीक है ना। यानी कि जब कोई भूभाग का कुछ भाग अगर नीचे धंसा हुआ है लंबा संकरा और उसमें कोई नदियां प्रवाहित होती हैं तो वैसे भूखंड को भ्रंश घाटी बोलते हैं। और उसमें जब नदियां प्रवाहित होती हैं तो उस नदी के नाम से, मतलब जैसे कि नर्मदा नदी है तो नर्मदा भ्रंश घाटी, तापी नदी उसमें बहती है तो तापी भ्रंश घाटी, ठीक है। और तो इसी प्रकार से सतपुड़ा पहाड़ी जो है वह दो भ्रंश घाटियों के बीच में स्थित है और यह भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, ठीक है ना। सतपुड़ा पहाड़ी किस प्रकार का पर्वत है, तो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक ना। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि सतपुड़ा पहाड़ी किस प्रकार की पहाड़ी है, तो यह ब्लॉक पर्वत है, ठीक है ना। भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण यही सतपुड़ा पहाड़ी है। यह सतपुड़ा पहाड़ी जो है पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी कि इधर पश्चिम इधर पूरब, पश्चिम से पूरब की तरफ तीन पहाड़ियों में विभाजित हुआ है, ठीक है ना। इसके तीन पहाड़ियों का खंड इसमें मिलता है। सबसे पश्चिम पहाड़ी यहाँ, उसके बाद मध्य में और उसके बाद पूरब में, तीन पहाड़ियों से मिल करके यह जो है सतपुड़ा पहाड़ी का निर्माण हुआ है। यानी कि ऐसे ही बनता है कि सतपुड़ा पहाड़ी में मोटा मोटा मतलब कि विशेषकर कितने पर्वतों का खंडन मिलता है सतपुड़ा पहाड़ी में। सतपुड़ा पहाड़ी तीन भागों में विभाजित है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना। और ये तीनों का जो नाम है, सबसे पश्चिमी जो है वह राजपीपला, सबसे पश्चिमी भाग जो है सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे पश्चिमी सिरा वाला जो पर्वत है, पहाड़ है, उसको क्या बोलते हैं, राजपीपला। और मध्य में जो है वह बोलते हैं महादेव, और सबसे पूरब में जो है वह मैकाल, ठीक है। आप यहां समझ गए होंगे। यानी कि चलिए हम लिख देते हैं, सबसे पश्चिमी किनारे पर, यानी कि सतपुड़ा पहाड़ी में सबसे पश्चिमी किनारे पर जो पहाड़ी मौजूद है, जो तीन भाग है उसमें, तो एक है राजपीपला, और मध्य में है महादेव, और उसके बाद मैकाल, ठीक है। यही तीन पर्वतों की श्रृंखला है, यही तीन पर्वतों की श्रेणी है जो सतपुड़ा की पहाड़ी में स्थित है। यह सबसे पश्चिमी है और यह मध्य में है और यह पूर्वी में है, ठीक है ना। इस सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है इस महादेव पर्वत पर धूपगढ़ी चोटी है, ठीक है ना। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी इसी महादेव पर्वत पर, इसी पर धूपगढ़ चोटी है। कौन सी है, धूपगढ़, ठीक है। यानी कि धूपगढ़ क्या है, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। और उसके बाद जो इस धूपगढ़ चोटी जो है इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कितना है, 1350 मीटर। प्रश्न ऐसा ही बनता है कि सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़ चोटी। किस सतपुड़ा की कौन सी पहाड़ी पर है, तो महादेव पर, यानी कि मध्य वाला भाग में जो महादेव पर्वत पर धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सतपुड़ा पहाड़ी की, ठीक है। उसके बाद मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक। मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह कौन सी है, अमरकंटक, दिख रहा है।
मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। यहीं से यह नर्मदा और सोन दो नदियां निकलती हैं। ठीक है, इसी अमरकंटक चोटी जो है यहाँ देख रहे हैं, देखिए यह जो काला कलर से मैं जो धब्बा बनाया हूं यह चोटी दिखाया है। ठीक है ना, यानी कि नर्मदा और सोन, यहाँ देखिए एक नर्मदा और यह देखिए सोन, दो नदियां जो हैं प्रमुख नदियां इसी अमरकंटक चोटी से ही निकलती है, यानी कि मैकाल पहाड़ी से। ठीक है, आप यहां समझ गए होंगे कि मैकाल पहाड़ी से ही उस पर जो अमरकंटक चोटी है उसी से दो नदियां निकलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें यही है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आता है वो ये वाला कि धूपगढ़ चोटी जो है कौन सी पर्वत पर है, तो महादेव पर्वत पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर। ठीक है, और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी दो प्रमुख नदियां निकलती हैं, तो नर्मदा एवं सोन नदी। नर्मदा जो है वह भ्रंश घाटी में बहते हुए यहाँ पर आकर के इधर अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है, अपना जल उसका अरब सागर में गिरता है, और सोन नदी जाकर के यहाँ आकर के गंगा में मिल जाती है। सोन नदी देखिए यहाँ पर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहां से सतपुड़ा के पहाड़ी अब मेरा समाप्त हो गया। ठीक है, अगला शुरू करते हैं, और अगला यहां समझिए पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत कहां पर है, आप यहां मानचित्र में देखिए, तापी नदी के मुहाने से लेकर के, और तापी नदी के मुहाने से लेकर के और यहाँ पर सबसे दक्षिण में यहाँ तमिलनाडु तक, यानी कि मान के चलिए कि यहाँ पर कन्याकुमारी तक। ठीक है ना, तापी नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत का निर्माण हुआ है। यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत मानचित्र में आप समझ गए। पश्चिमी घाट पर्वत जो है वह लगातार श्रृंखला के रूप में है, लेकिन आप यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को तुलनात्मक तरीका से भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। ये देखिए पश्चिमी घाट पर्वत जो है वह पूरा एक सिलसिलेवार ढंग से है, यह कटा छटा उतना नहीं है, यह लगातार है। ठीक है ना, तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है वह एक लंबी श्रृंखला के रूप में पूरा स्थित है। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत देखिए, यानी कि पूर्वी घाट के साथ साथ जो पर्वत है वह बहुत कटा छटा है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं, मैं भी सब कुछ इसके कारण बताऊंगा कि ऐसा ही कटा हुआ क्यों है, यह कटा हुआ क्यों नहीं है। ठीक है ना, यह एक लंबी श्रृंखला के रूप में है, और यह छोटे छोटे पर्वतें विभाजित हो गए हैं, खंडित हो गए हैं। ठीक है ना, इसके कारण क्या है, तो पश्चिमी घाट पर्वत कहां से कहां तक विस्तार है, हम ये समझे कि तापी नदी के मुहाने से लेकर के कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। और इस पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे दक्षिणी, यानी कि पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कहें, या पूरे प्रायद्वीपीय भारत की पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो है वह कार्डमम की पहाड़ी है। यहाँ जो देख रहे हैं आप कार्डमम की पहाड़ी, यहाँ हम ये दिखा दिए हैं, यह वाला जो है कार्डमम की पहाड़ी। ठीक है ना, यानी कि दक्षिणी, सबसे दक्षिणी पहाड़ी, प्रायद्वीपीय भारत की पठार की या पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ी, या इसको इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। कार्डमम को क्या बोलते हैं, इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। समझ गए आप, इसको याद रखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो कार्डमम की पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि पश्चिमी घाट पर्वत का जो ढाल है, पश्चिमी घाट पर्वत का ढाल जो पूरब की तरफ जो ढाल है, अधिकतर मतलब कि पश्चिमी घाट पर्वत की ढाल जो है पूरब की तरफ ही है। और पश्चिमी घाट पर्वत की ही नहीं, मैं जब ढाल वाला पढ़ाया हूँ तो मैं यहाँ से पूरा बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत की पठार की उत्तरी हिस्से का ढाल यहाँ से लेकर के उधर वाला कुछ उत्तर की तरफ है, बाकी संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की पठार की ढाल पूरब की तरफ है। ठीक है ना, यही कारण है कि पश्चिमी घाट से भी निकलने वाली नदियां जो हैं वह अधिकतर नदियां, जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं वह अपना जल यहाँ निकलती है पश्चिमी घाट पर्वत में,
लेकिन अपना जल यहाँ अरब सागर में न गिरा करके इसका जल बंगाल की खाड़ी में पूरब में ला करके यहाँ पर बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ पर अपना जल गिराती है। इसका कारण क्या है आप समझ गए होंगे, क्योंकि संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत के पठार का जो ढाल है वह पूरब की तरफ है। किधर है? पूरब की तरफ है। नदियां हमको ढाल बताती हैं। यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत से जो भी नदियां निकलती हैं वो अपना पानी कहाँ पर अधिकतर नदियां गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में। जैसे देखिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, यह जो दो नदियां देख रहे हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदियां जो हैं अपना पानी कहाँ गिरा रही हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो आप समझ गए होंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली नदियां अपना पानी कहाँ गिराती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी जो है वह कार्डमम या इलायची पहाड़ी है। और कार्डमम या इलायची पहाड़ी सिर्फ पश्चिमी घाट पर्वत का ही नहीं, ये पूरे प्रायद्वीपीय भारत की पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको नोट करके लिख लेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, तो वह कार्डमम की पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी। ठीक है ना। और पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी इस अनामलाई पर्वत पर अनाईमुडी चोटी है। ठीक है ना, ये लिख देते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी कौन सी है? अनाईमुडी, अनाईमुडी चोटी यह कौन सी पर्वत पर है? तो अनामलाई पर्वत पर। ठीक है ना, यह कौन पर्वत पर है? तो अनामलाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए ठीक है, इसमें देखिए कितने प्रश्न यहां से भी बन जाएंगे। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी चोटी। किस पर्वत पर है? तो अनामलाई पर्वत पर। यहां देखिए अनामलाई पर्वत, यहाँ जो देख रहे हैं यह वाला जो भाग है यह सब अनामलाई पर्वत है। इसी अनामलाई पर्वत पर ही अनाईमुडी, यह जो है अनाईमुडी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और एक चीज यहाँ पर विशेष नोट कीजिए, अनाईमुडी जो है सिर्फ पश्चिमी घाट की नहीं है, यह पूरे प्रायद्वीपीय भारत की पठार की भी सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की पठार की सबसे ऊंची चोटी भी यही है। कौन? अनाईमुडी चोटी। किस पर्वत पर है? तो अनामलाई। यहाँ से देखिए दो तरह से प्रश्न पूछ देता है। प्रायद्वीपीय भारत की पठार की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी, यह पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी। किस पर्वत पर है? तो अनामलाई पर्वत पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। ठीक है ना। तो पश्चिमी घाट पर्वत के बारे में अभी हमने विस्तार से समझा। अब आइए समझते हैं कुछ पूर्वी घाट पर्वत के बारे में। पूर्वी घाट पर्वत जो है वह बहुत कटा छटा है। सबसे पहले चीज तो यही समझना है कि पूर्वी घाट पर्वत इतना कटा छटा क्यों है। तो आप शायद कुछ समझ गए होंगे कि पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ऐसे मैं यहाँ पर सब नदी नहीं दिखाया हूँ क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं और नदी के बारे में विशेष जब हम नदी का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें विशेष करके चर्चा करेंगे। अभी जो महत्वपूर्ण नदियां थी जिसके बारे में यहाँ जानना जरूरी था, क्योंकि वो नदी को नहीं दर्शाते तो ढाल स्पष्ट नहीं होता कि वो कटा छटा है, ये स्पष्ट नहीं होता। तो इसको जानने के लिए कुछ नदियां मैं यहाँ पर दिखाया हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी, ठीक है ना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब नदियां जो हैं। तो यहाँ से जो नदियां निकलती हैं पश्चिमी घाट पर्वत से, वो अपना पानी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो यहाँ से बह करके आने के क्रम में पूर्वी घाट पर्वत को जगह जगह काट दी है। पूर्वी घाट पर्वत को नदियां काट दी हैं। कौन सी नदियां काटी हैं? जो नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और पूरब की ओर बहते हुए आती हैं। तो बीच में इनको पर्वत जब मिलता है तो उसको काटते हुए पार हो जाती हैं। तो बीच में पर्वतों को काट छाट करके इसको विच्छिन्न अवस्था में कर दी है, यानी कि यह लगातार नहीं है। जैसे देखिए पश्चिमी घाट पर्वत आपको लगातार दिख रहा है,
तो पूर्वी घाट पर्वत लगातार नहीं है, यह कटा छटा है, ठीक है ना। और इसी कटे छटे होने के कारण इसके अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगह पर, क्षेत्र विशेष पर इसका नाम अलग अलग है, लेकिन है सब पूर्वी घाट पर्वत का ही भाग है। ये जितने भी पर्वत हैं वो सब पूर्वी घाट पर्वत के ही भाग हैं, लेकिन स्थानीय रूप से, चूंकि कटे छटे होने के कारण स्थानीय रूप से इनका नाम अलग अलग कहा जाता है। लेकिन ये सभी किसके भाग हैं? तो पूर्वी घाट पर्वत, सम्मिलित रूप से पूर्वी घाट पर्वत ही कहलाते हैं। आप यहां तक समझ गए कि पूर्वी घाट पर्वत इतना कटा छटा क्यों है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब आगे समझते हैं कि पूर्वी घाट पर्वत जो है उसका विस्तार महानदी से लेकर के, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी के मुहाने से लेकर के और यहां तक क्या बोलते हैं, पंचमलाई जो है, ये जो देख रहे हैं पर्वत पंचमलाई, यानी कि पंचमलाई पर्वत तक इसका विस्तार है। किसका? पूर्वी घाट पर्वत का। हालांकि लगातार नहीं है, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार जो भी हम बताए यहां से कि महानदी के मुहाने से लेकर के और पंचमलाई पर्वत तक इसका विस्तार है। आइए आगे देखते हैं। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे, चूंकि नदियां तो बहुत सारे निकलती हैं, तो पर्वतों को बहुत जगह काट करके विच्छिन्न कर दिए हैं, लेकिन एग्जाम के लिहाज से भी, परीक्षा के लिहाज से भी ना, जो परीक्षा के लिहाज से हमेशा इसमें से प्रश्न कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। अब देखिए यहां पर एक आप पर्वत देख रहे होंगे, यह जो पर्वत है यह दंडकारण्य पठार का ही भाग है। किसका भाग है? दंडकारण्य पठार का, यानी कि उड़ीसा वाला भाग है। कौन सा? उड़ीसा राज्य है। तो उड़ीसा राज्य में ही यहाँ पर एक पर्वत है जो महेंद्रगिरी पर्वत है। यह पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो देखिए, पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है वह महेंद्रगिरी पर्वत है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1500 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1500 मीटर। आप एक एक पॉइंट को लिखते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप उसको उसी तरीका से नोट करते जाएंगे कि पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो महेंद्रगिरी पर्वत पर है, या महेंद्रगिरी चोटी भी कहते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत भी बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है 1500 मीटर है। पूर्वी घाट पर्वत में महत्वपूर्ण जो है पर्वत वही 5-6 पर्वतें हैं। जैसे एक महेंद्रगिरी पर्वत सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ठीक है, किसकी? तो पूर्वी घाट पर्वत की। आइए उसके दक्षिण में जब चलेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि नलामलाई और वेलिकोंडा, नलामलाई और वेलिकोंडा 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, और यह दोनों आंध्र प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है ना। नलामलाई और वेलिकोंडा यह दोनों जो है वह आंध्र प्रदेश में है। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। तो एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न बनता है कि नलामलाई किस स्टेट में स्थित है पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत की? तो वह आंध्र प्रदेश में। या वेलिकोंडा कौन सी राज्य में है? तो वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में। लेकिन महेंद्रगिरी पर्वत कौन सी स्टेट में है? तो वह उड़ीसा में है, ठीक है ना। अब उसके दक्षिण में जब आएंगे तो यहां पर 3 पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, यानी कि जवादी, सेवाराय और पंचमलाई, ठीक है ना। जवादी, सेवाराय और पंचमलाई। जवादी, सेवाराय और पंचमलाई यह तीनों जो पर्वत श्रेणियां हैं वह तमिलनाडु में स्थित हैं। किस राज्य में है? तमिलनाडु में। तो इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि एक पर्वत श्रृंखला महेंद्रगिरी जो है वह उड़ीसा राज्य में है, ठीक है, वह उड़ीसा में है, जो पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। उसके दक्षिण में जब आएंगे तो नलामलाई और वेलिकोंडा 2 पर्वत श्रृंखलाएं मिलते हैं जो आंध्र प्रदेश में है, और 3 ऐसे पर्वत श्रृंखला मिलते हैं जो तमिलनाडु में है, ठीक है, जो जवादी, सेवाराय और पंचमलाई। आइए इसमें और एक महत्वपूर्ण चीज अभी आ रहे हैं वहां पर कि पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत, देख रहे हैं आप,
पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत आ करके आपस में यहाँ पर एक जगह पर मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत जिस जगह पर आपस में मिलते हैं वहां पर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। क्या हो जाता है? पर्वतीय गांठ। यहां आप देख रहे हैं, यह जो रेड कलर से इतना बड़ा दिखाया गया है, यह पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? नीलगिरी पर्वत। पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत जहां पर आपस में आकर के मिल जाते हैं उसको बोलते हैं नीलगिरी पर्वत, ठीक है ना। नीलगिरी पर्वत का विस्तार जो है वह 3 राज्य में है। यह नीलगिरी पर्वत का विस्तार 3 राज्य में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। किसमें? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि नीलगिरी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, आप समझ गए होंगे। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत दोनों आकर के आपस में मिल जाते हैं तो वहां पर एक पर्वतीय गांठ का निर्माण हो जाता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत आकर के यहाँ पर मिला तो यहाँ पर एक गांठ बन गया, वही गांठ ही नीलगिरी पर्वत है, ठीक है ना। और यह कितने स्टेट में है? तो 3 स्टेट में है। कौन कौन? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है ना। इस नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेटा, ठीक है ना। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई जो है 2633 मीटर है, ठीक है ना। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा, और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2633 मीटर है। तो अभी आप क्या समझे कि नीलगिरी पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, नीलगिरी पर्वत जो है वह कितने स्टेट में फैला हुआ है, ठीक है। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वह डोडा बेटा चोटी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी। तो एग्जाम में ऐसे भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत की पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा, और सबसे पहली अनाईमुडी, ठीक है ना। अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695, ठीक है ना। अनाईमुडी चोटी जो है वह अनामलाई पर्वत पर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह सबसे ऊंची चोटी है प्रायद्वीपीय भारत के पठार की। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा चोटी, वो किस पर्वत पर है? तो नीलगिरी पर्वत पर, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2633 मीटर, ठीक है। आप यहां तक समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आइए इसके आगे कुछ समझते हैं, ठीक है ना। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार जो है यह पंचम मलाई पर्वत से आकर के जो यहाँ पर मिल जाता है नीलगिरी पर्वत तक, वहीं तक इसका विस्तार है। लेकिन पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार जो है वह नीलगिरी पर्वत के आगे भी है। तो नीलगिरी पर्वत के आगे यहाँ पर अनामलाई पर्वत और उसके दक्षिण में कार्डामम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी, जो प्रायद्वीपीय भारत की पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी भी है। तो इस प्रकार से अभी हमने इसके में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा किए, एक बार सारांश उसका देख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि पश्चिमी घाट के साथ साथ जो पर्वत का विस्तार है उससे पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, और पूर्वी घाट के साथ साथ जो पर्वत का विस्तार है उसको पूर्वी घाट पर्वत बोलेंगे। और पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत जहाँ पर आपस में मिल जाते हैं वहाँ पर एक पर्वतीय गांठ बनता है जिसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा चोटी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की पठार की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है ना। और प्रायद्वीपीय भारत की पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी चोटी है, जो अनामलाई पर्वत पर है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या पढ़े कि
पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी पर्वत है जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। और नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में भी पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है जिसमें कार्डमम पहाड़ी और अनामलाई पहाड़ी हैं। लेकिन पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार महानदी के मुहाने से लेकर के और नीलगिरी पर्वत तक ही है। ठीक है ना। यह महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सब पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में पूरब की तरफ गिराती हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका प्रदेश भारत के पठार का ढाल पूरब की तरफ है। ठीक है ना, इसलिए ये सारा अपना जल जो है इसमें गिराती है। हाँ, एक नर्मदा और तापी, ये दो भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए इसकी जल जो है अपना पानी पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिराती हैं। ठीक है ना, यह अपवाद में है क्योंकि यह भ्रंश घाटी में धंसा हुआ भाग में बहती हैं। ठीक है ना, नीचे धंसा हुआ भाग में बहती है, इसलिए इनका ढाल जो है इधर है, पश्चिम की तरफ है। लेकिन वास्तविक जो प्रदेश भारत के पठार का जो वास्तविक जो ढाल है वह पूरब की तरफ है, इसीलिए यहाँ से निकलने वाले अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आज हमने बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा कर लिए। इसमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो भी परीक्षा के लिहाज से क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, अभी हम उस पर भी एक नज़र डालें। और अगर वीडियो आपको ज़्यादा फास्ट लगता होगा तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। जब तक समझ में नहीं आया 2 बार 3 बार 4 बार देखें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में अच्छा तरीक़ा से आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगले बाकी जो बच्चा वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे और उसमें हम इसमें पठार के बारे में ज़्यादा करके विशेष चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में उसको समाप्त कर दूं, जैसे कि छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं दक्कन के पठार, ये सब हैं। मैं उस पर विशेष अलग एक पठार का अलग टॉपिक में बनाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो भी व्यूअर्स या स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर अभी नए आए होंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें। उससे क्या होगा कि बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे तो जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आता होगा तो आप लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।